नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर दाम्पत्य विचार श्रृंखला या विवाह खंड श्रृंखला हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे थे। इससे पिछली श्रृंखला के खंड के भीतर हमने आप लोगों के साथ साझा किया कि किस प्रकार से एक वर, एक लड़के के लिए, एक कन्या, एक वधू के लिए वर के दोनों आपस में किस प्रकार से कुछ विचारणीय बिंदु हैं उनको देखना चाहिए, जिसमें कई सारी चीज़ों को साझा किया कि क्यों कभी कभी गृहस्थी घर परिवार बनते बनते बिगड़ भी सकता है एवं कभी कभी सब कुछ होने के उपरांत भी कोई भी अचानक से ऐसी घटना घट जाए जिससे कि बिना मतलब के सारा दोनों के भीतर जो सामंजस्य बना हुआ है वो खराब हो जाए। तो इसी श्रृंखला का आज हम दूसरा खंड आरंभ कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक पुरुष के भीतर कुछ ऐसे गुण धर्म भी आ सकते हैं जिसके कारण से जो उसकी गृहस्थी को, उसके दाम्पत्य को कभी कभी दुष्कर बना सकते हैं या खराब बना सकते हैं। एवं एक कन्या के भीतर भी जो गुण धर्म है वो किस प्रकार से उसके स्वभाव के अंदर आक्रामकता या अत्यधिक सौम्यता लेके आए, जिसके कारण से उसकी बनी हुई गृहस्थी के भीतर अचानक से दिक्कत आए। तो ये गुण मिलान या ये सब तथ्य बिंदुओं को पहले से विचार कर लेना चाहिए जब कोई जन्मांग व्यक्ति के पास विवाह प्रस्ताव के लिए आता है। एक ज्योतिषाचार्य को, एक ज्योतिष मर्मज्ञ को, एक ज्योतिषविद को इस बात का विचार सदैव ही पहले से कर लेना चाहिए। आज हम उसी का दूसरा खंड आप लोगों के साथ आरंभ कर रहे हैं। राशि और संभाव, अर्थात राशियों का राशियों से कैसे मिलान हुआ जाता है उसमें। इसमें अष्टकूट मिलान को भी सम्मिलित किया जाएगा, मांगलिक योग को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार से एक करके बिंदुवार तरीके से खंड दर खंड हम आप लोगों के साथ चर्चा को आरंभ करेंगे। यहाँ पे हम आरंभ कर रहे हैं वे कौन सी राशियाँ हैं और वो कौन से ग्रह हैं जब आपस में मिलन करते हैं तो किसी पुरुष के भीतर भी स्त्रियोचित गुण देखने को मिल सकते हैं एवं किसी कन्या के भीतर भी पुरुषोचित गुण या पुरुषत्व के गुण मिल सकते हैं स्वभाव से। यह हम स्वभाव से ही कह रहे हैं। तो यदि एक कन्या के भीतर सौम्यता, नम्रता यदि कम होगी तो स्वाभाविक है कहीं कहीं दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने में त्रुटियां आ सकती हैं। ये हो सकता है कि अन्य किसी कार्यों के भीतर उसका परिणाम बहुत ही रोचक भी प्राप्त हो सकता है। जैसे एक कन्या, एक महिला यदि पुरुषोचित गुण लेके जन्म उसका हुआ है तो हो सकता है वे एक अच्छी पुलिस अधिकारी हो सकती हैं, वे एक अच्छी हवाई यान को उड़ाने वाली पायलट हो सकती हैं, किंतु उनके अंदर जो पुरुषत्व गुण है या पुरुषोचित गुण है वो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव के भीतर एक दृढ़ता, आक्रामकता या थोड़ा सा व्यवहार में उग्रता लेके आ सकता है। तो पहले कैसे देखें कि किसी महिला के अंदर पुरुषोचित गुण है या किसी पुरुष के अंदर स्त्रियोचित गुण है। राशियों को दो भागों में विभाजित किया है, सम एवं विषम राशियां। सम राशियां अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियां हैं। सम राशियों के भीतर शास्त्र के अनुसार एवं मेरे परम आचार्य श्री मिश्र जी के अनुसार, ये सारा व्याख्यान मैं उन्हीं के द्वारा संकलित ग्रंथों के ऊपर, मुहूर्त के ग्रंथ एवं दाम्पत्य विचार ग्रंथों के ऊपर आप लोगों के साथ संकलित करके साझा कर रहा हूँ उनके आशीर्वाद से। तो सम राशियां अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 वृषभ,
कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं मीन राशि ये स्त्री राशि कही गई है। इनके भीतर स्त्रियोचित गुण भी छुपे रहते हैं। इन राशियों के भीतर यदि चंद्रमा, बुध और शुक्र का भी समावेश हो जाए, चंद्रमा, बुध और शुक्र का भी समावेश हो जाए एवं साथ ही साथ शनि, जो कि कंडीशनल अर्थात शर्तों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो जातक के भीतर या जातिका के भीतर स्त्रियोचित गुणों को बढ़ावा देते हैं, उनको थोड़ा सा अधिकता देते हैं। ये कन्या की कुंडली में इसी प्रकार के ग्रह लगन चंद्रमा में हों तो स्वाभाविक है कि स्त्रियोचित गुण कन्या की स्वभाव में बढ़ेंगे, जो एक परिप्रेक्ष्य में उसके अंदर सौम्यता, कोमलता और मिलन की भावना बना के रखते हैं। किंतु यही गुण यदि विषम राशियों में, किसी कन्या की विषम राशियों में दूसरे प्रकार से बनते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां हैं, अर्थात ये पुरुष राशियां कही गई हैं ज्योतिष शास्त्र के भीतर। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि एवं कुंभ राशि, यदि इनके भीतर पुरुष ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति। यदि ये ग्रह इन राशियों के साथ सम्मिलित हैं तो किसी कन्या के अंदर पुरुषत्व के गुण बढ़ने आरंभ हो जाएंगे। इस प्रकार ये देखिए कि एक जो जन्मांग हमारे पास विवाह प्रस्ताव के लिए आया हुआ है, 2 लोगों के मिलन के लिए, तो क्या उसमें कन्या की पत्रिका में स्त्रियोचित जो गुण हैं, अर्थात जो स्त्रियों के गुण होने चाहिए, सौम्यता, नजाकत आदि, वो कितने अधिक हैं, और पुरुष की गुण कुंडली के अंदर, पुरुष के जन्मांग के अंदर जो पुरुषत्व के गुण हैं वो कितने अधिक बलवान हैं, तो जिससे दोनों के भीतर एक भाव प्रकट हो, एक व्यक्ति सुरक्षा दे सके और दूसरा व्यक्ति उसकी भावनाओं को सम्मान दे सके अपने सौम्यता से और अपनी कोमलता से। पुरुषोचित गुण के भीतर ऊर्जा और पोषणता बनी रहती है, स्त्रियोचित गुण के भीतर कोमलता, सौम्यता बनी रहती है। नवांश के भीतर भी समनवांश स्त्री प्रधान हो जाते हैं एवं विषम नवांश पुरुष प्रधान की भूमिका निभाते हैं। हम एक सारणी बना लें कि कितने ग्रह किन किन राशियों में है, नवांश किस राशि का है, अर्थात पुरुष राशि का है या स्त्री राशि का है, और जब हम उसका आकलन कर लेंगे तो पता लगेगा कि व्यक्ति विशेष के भीतर, कन्या विशेष के भीतर, पुरुष या नारी के भीतर कौन से गुणों की अधिकता है। तो उससे ये स्वाभाविक हो जाएगा कि हम ये समझ पाएं कि ये जातक पुरुष होके भी स्त्रियों जैसी कोमलता इसके अंदर बनी रह सकती है, और इसके कारण से कहीं कहीं कन्या को असुरक्षा का भाव इसके साथ जुड़ने से प्रतीत होगा। एवं एक कन्या की कुंडली के भीतर यदि पुरुषोचित गुण अधिक हैं तो उनके जीवन साथी को ये आभास रहेगा कि ये मेरे ऊपर आधिपत्य रखने का प्रभाव रखती हैं। इसके उपरांत करते हैं चंद्रमा का पक्ष बल और सूर्य का अयन बल। चंद्रमा हमने बताया स्त्री गुणों वाले ग्रह हैं, किंतु इसका पक्ष बल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात यदि चंद्रमा का पक्ष बल अधिक है और वे स्त्री राशि में है तो स्वाभाविक है कि स्त्री गुणों में अधिकता बढ़ेगी। एवं सूर्य का अयन बल और दिशा बल, अयन बल उत्तरायण सूर्य और दक्षिणायन,
इसके भीतर जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो बली होने शुरू हो जाते हैं। एवं 10वें भाव के अंदर, एकादश भाव के अंदर 12, 11, 10 और 9 के अंदर सूर्य भी अपने आप में बल प्रदान कर रहे होते हैं। इन भावों के अंदर सूर्य का बल बढ़ता है, अर्थात सूर्य बली होने से पुरुषोचित गुण बढ़ते हैं और चंद्रमा के बढ़ने से स्त्रियोचित गुण बढ़ते हैं। इसके उपरांत करते हैं हम सिंह राशि, जैसे पिछले खंड में भी बताया था। सिंह राशि अर्थात जो लियो साइन है उसके अंदर, और यहाँ पे राशि भले ही स्त्री राशि है किंतु वृषभ राशि में भी अधिकार के प्रति अधिकता रहती है, और धनु के मध्यम में भी। सिंह, वृषभ और धनु, इसमें यदि कन्या की कुंडली भी हो किंतु उसके साथ साथ पुरुष ग्रह बलवान हो तो स्वाभाविक है उसके अंदर पुरुष जैसे गुण या पुरुषत्व के गुण कहना चाहिए वो बढ़ जाएंगे, और जिसके कारण से अपने आप के ऊपर अति विश्वास रखना, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को दबा के रखना, ऐसी परिस्थिति में कन्या के भीतर आ सकता है, सामंजस्य टूट सकता है। अन्य कार्यों के लिए अच्छा है, जैसे मैंने बताया, जैसे एक अधिकारी हो सकती हैं, सेना की, पुलिस की, किंतु विवाह जैसे गठबंधन में कहीं ना कहीं ये भूमिका टूटती हुई नजर आती है। इसके उपरांत आता है कि मिलान कैसे करें, अर्थात जब दो राशियां आपस में षडाष्टक हैं या द्वादश अर्थात 6-8 स्थिति में है, या 2-12 स्थिति में है, या 9-5 स्थिति में है, ये 3 जो बिंदु हैं जिसमें राशियों का मिलान किया जाता है, ये भकूट दोष की सीमा में विशेषतः विचारणीय है। अर्थात यदि एक राशि से दूसरी राशि को गिने, जैसे हम यदि मेष राशि से कन्या राशि को गिने तो दोनों का आपस में संबंध 1 से 1 छठी और 1 से 1 आठवीं है, तो ये षडाष्टक संबंध कहलाया। इसी प्रकार यदि मेष राशि से गिने तो वृश्चिक, जबकि उसकी स्वयं की राशि है, षडाष्टक संबंध कहलाया। तो कोई राशि यदि किसी राशि से षडाष्टक है, द्विद्वादश है, अर्थात 1 से 12वीं और 1 से दूसरी, इसके भीतर किसी भी राशि से 12वीं राशि का प्रयोग करके देखिए। मेष से 12वीं मीन है, मीन से 12वीं कुंभ है, तो द्विद्वादश। एवं 9-5, एक राशि से दूसरी राशि 9-5 के संबंध में बैठी हो, तो वहां पे एक भकूट नामक दोष का उत्पन्न होता है, जिसके कारण से एक में विचारों में बहुत ही अधिक कटुता आदि रह सकती है, एवं दूसरे के भीतर एक व्यक्ति लगातार निरंतरता से उत्पादन में लगा रहेगा और दूसरा व्यक्ति उस उत्पादन के उपार्जन को केवल व्यय में लगा के रखेगा, खर्चे में लगा के रखेगा। और 9-5 में एक व्यक्ति अपने आप को गुरु की भूमिका में लेके आता है और दूसरा व्यक्ति अपने आप को शिष्य की भूमिका में लेके आता है। यहाँ पर दाम्पत्य के भीतर षडाष्टक राशियाँ, द्विद्वादश राशियाँ और 9-5 राशियों का संबंध ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि परिवार बनाने के लिए गुरु और शिष्य नहीं चाहिए, अपितु दाम्पत्य बनाने के लिए पति और पत्नी चाहिए। एक के लिए दूसरा व्यक्ति खर्चे ना कराए और बल्कि उसका मान सम्मान धन से अधिकता रखे, तो द्वादश ना हो। षडाष्टक एक दूसरे के लिए संघर्ष पैदा ना करे, दूसरा दूसरे के लिए कष्ट ना उत्पन्न करे, षडाष्टक। इसलिए यहाँ पे चंद्र राशि का मिलान चंद्र राशि से करना चाहिए, या चंद्र राशि यदि ज्ञात ना हो तो नाम राशि का मिलान नाम राशि से करना चाहिए, ऐसा आचार्य मिश्र जी का कथन है। ऐसा ना हो कि चंद्र राशि का मिलान नाम राशि से कर दें
और नाम राशि का मिलान चंद्र राशि से कर दें। यदि हमें दोनों वर और वधू की राशियों के बारे में ज्ञात नहीं है तो दोनों की प्रचलित नाम राशि के अनुसार ही उनका मिलान करें, या दोनों की मूल चंद्र राशि के बारे में हमें ज्ञात है तो दोनों की मूल चंद्र राशि के बारे में ही विचार करना चाहिए। षडाष्टक की राशियां एक के लिए संघर्ष उत्पन्न करती हैं और दूसरे के लिए कष्टप्रद होती हैं। द्विद्वादश राशियां एक व्यक्ति दूसरे से सदैव ही धन की अपेक्षा रखता है और दूसरा व्यक्ति सदैव ही उससे खर्चे की स्थिति बनाए रखता है, एवं नव पंचम में गुरु और शिष्य का संबंध बन जाता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि स्त्रियोचित गुण, पुरुषोचित गुण और नाम राशियों को मिलान। इसके उपरांत बहुत ही विशेष विचारणीय बिंदु आता है व्यक्ति के स्वभाव को जानना। व्यक्ति के स्वभाव को कैसे जाना जाए? मूलतः तो यह है लग्न और चंद्रमा के अनुसार ही जाना जा सकता है, लेकिन शास्त्र इसके लिए बहुत विशेष, पराशर ऋषि इसके लिए बहुत विशेष बिंदु का इस्तेमाल करते हैं जिसको त्रिशांश वर्ग कुंडली, वर्ग कुंडली 30वीं अर्थात डिविजनल चार्ट 30, इसके लिए प्रयोग किया गया है। डिविजनल चार्ट 30 अर्थात त्रिशांश कुंडली में सूर्य जिस ग्रह की राशि में विद्यमान होंगे उसके स्वभाव ही व्यक्ति के मूल स्वभाव में दृष्टांत होंगे। अर्थात यदि सूर्य मेष राशि के भीतर हैं तो स्वाभाविक है आक्रामकता, उग्रता, तीव्रता बनी रह सकती है। और यदि वे बृहस्पति की राशि में विद्यमान है तो जातक के भीतर धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा बनी रह सकती है। यहाँ पे ग्रहों के अनुसार भी 3 खंडों में विभाजित किया गया है। रजोगुण सर्वप्रथम, क्षमा कीजिएगा, सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, अर्थात 3 बिंदु इसके लिए निर्धारित किए गए। सतोगुण, सत्व गुण जिसके भीतर हो, इस गुण के भीतर सूर्य, चंद्र एवं गुरु ग्रह विद्यमान रहते हैं। रजोगुण बुध और शुक्र, और तमोगुण मंगल और शनि। इस प्रकार क्या देखने को मिला कि त्रिशांश कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह अत्यधिक किस राशि के भीतर हैं, मूलतः यहाँ पे सूर्य की व्याख्या की गई है, किंतु लग्नेश एवं सूर्य के साथ चंद्रमा को भी यदि देखें तो और अधिक परिष्कृत बिंदुओं की तरफ हम अग्रसर होंगे। क्योंकि त्रिशांश कुंडली के भीतर पराशर ऋषि के अनुसार सूर्य एवं चंद्रमा का त्रिशांश नहीं होता, तो मंगल के त्रिशांश में सूर्य की स्वयं राशि एवं शुक्र के त्रिशांश में चंद्रमा स्वयं राशि का मान के विचार करना चाहिए। अर्थात यदि सूर्य वृश्चिक या मेष राशि में हो तो सूर्य के कारण से सतोगुण और मंगल के कारण से तमोगुण का मिश्रण व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार चंद्रमा यदि वृषभ और तुला राशि के भीतर विद्यमान हो तो सतोगुण और रजोगुण का मिश्रित प्रभाव व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगा। गुणों को कैसे पहचानें? मन, तन, कर्म, आस्तिकता, बुद्धिमानी, परोपकारी, विनम्रता, दया, आदर, संप्रभुता, ये सभी प्रकार के तत्व तमोगुणों ग्रहों से, तमोगुणों राशियों से आते हैं।
दूसरा खंड, दूसरे को अपने प्रभाव में रखना, दबा के रखना और अपने व्यवहार में दबंगई रखना एवं अति स्पष्ट हो जाना, अभिमान रखना, अत्यधिक स्वाभिमानी रहना, क्रोधी किंतु मन और तन से स्वच्छ रहना, ये रजोगुण के प्रभाव देखे गए हैं। अंत में तमोगुणी, आलस्यपूर्ण जीवन, अधिक निंद्रा, कम से कम कर्म और दरिद्रता, अर्थात दरिद्र का अर्थात यहाँ पे मैला और कुचैला से है। क्योंकि जब व्यक्ति आलसी रहेगा, आलस्यपूर्ण रहेगा तो अपने स्वभाव के ऊपर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाएगा। इसमें केवल हम ये कहें कि यहाँ पे विचार के लिए हम उन बिंदुओं पे विचार करें जिनके लिए विवाह के बारे में देखा जाए, अपितु व्यक्ति का वैसे भी स्वभाव जानना हो तो इस त्रिशांश राशि और गुणों के आधार पर हम व्यक्ति का स्वभाव जान सकते हैं। आगे चल के आप ये देखिएगा, यदि क्योंकि विवाह भी एक गठबंधन है और अन्य लोग कभी कभी अपने कार्यालय में, अपनी औद्योगिक इकाइयों में, अपनी वाणिज्य इकाइयों में भी बहुत सारे लोगों को अपने पास रख के उनसे कार्य करवाते हैं। तो वहाँ भी यदि एक अवसर में हमें ऐसा देखने को मिला कि हमें किसी व्यक्ति ने इस बात का संकेत दिया कि उन्होंने अपने कार्यालय के भीतर कुछ नए कर्मचारियों का विस्तार करना है, यद्यपि ये इसका विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन कर्मचारी हमारे लिए अत्यधिक काम से संबंध बना के रखेंगे या किस कर्मचारी को किस स्थान पे लगाएं। तो जो व्यक्ति सतोगुण का व्यक्ति है उसको ऑफिस के अंदर क्या कार्य देना चाहिए, जो तमोगुण का व्यक्ति है उसको कार्यालय के भीतर क्या कार्य देना चाहिए, या जो रजोगुण का व्यक्ति है उसको कार्यालय के अंदर क्या काम दे। इस प्रकार से ये जो व्यक्ति का स्वभाव पढ़ने का जो विशेष सूत्र पराशर ऋषि ने हमें दिया, आचार्य मिश्र जी की कृपा से ऐसे हमने और समझा, तो इनका प्रयोग इस प्रकार से भी किया जा सकता है। समान गुण धर्मों के व्यक्ति में अच्छी प्रकार से निभती है, ये स्वाभाविक है। एक साधु संगति का व्यक्ति एक साधु संगति के व्यक्ति को बहुत अधिक लुभाएगा, पसंद करेगा, और एक क्रूर भावना का व्यक्ति सदैव ही एक क्रूर भावना के व्यक्ति के साथ ही रहना चाहेगा। मेष, अब सीधा हम आपके साथ आरंभ करते हैं त्रिशांश। मेष लगन के लिए त्रिशांश राशि का उदय, यहाँ दो चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए। मेष लग्न है और त्रिशांश राशि का जो लग्न है वो कौन से ग्रह का है, एवं सूर्य उस त्रिशांश राशि में किस राशि में विद्यमान है। मेष और वृश्चिक लगन अर्थात मंगल के लग्नों के लिए मंगल का ही त्रिशांश हो तो व्यक्ति थोड़ा सा उग्रता लिए होता है और इसमें एक प्रकार का छुपा हुआ मांगलिक दोष बना रहता है। स्वच्छंदता, प्रभाव रखना, उद्दंड आचरण, सीधा बोलना, स्पष्ट बोलना, आक्रामक रखना और अपने आप को बहुत कुछ समझना, सर्वे सर्वा समझना, एवं कभी कभी निष्ठा की कमी। मेष और वृश्चिक लगन में यदि मंगल का त्रिशांश हो या सूर्य मंगल के त्रिशांश में हो तो ये देखने को प्राप्त होता है। दूसरा त्रिशांश मेष लगन और वृश्चिक लगन के भीतर गुरु का त्रिशांश हो, देवगुरु बृहस्पति का त्रिशांश हो, या सूर्य बृहस्पति के त्रिशांश में हो। निष्ठावान, चरित्रवान, अनैतिक संबंधों से, कार्यों से तटस्थ, दूर और धर्म निभाने वाला धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक का अर्थ यहाँ पे जो ये जानता है कि मेरे जीवन में मुझे क्या धर्म मिला हुआ है। धर्म का अर्थ यहाँ किसी पूजा पद्धति से नहीं, अपितु मेरा जीवन में क्या धर्म है, मेरे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उस धर्म निभाने की कला को यहाँ धर्म कहा गया है। तो गुरु के त्रिशांश में निष्ठावान, चरित्रवान, अनैतिक संबंधों से दूर रहना और धार्मिक
धर्म निभाने वाला व्यक्ति कहा गया है। बुध का तृषांस, यदि मेष और वृश्चिक लगन के भीतर D30 कुंडली अर्थात तृषांस कुंडली बुध से संबंधित हो एवं सूर्य भी बुध के तृषांस में हो, तो कभी कभी नाटकबाज, छल कपट, हर बात के भीतर व्यापार प्रयोग करने वाला, मन के अंदर कुछ और समाज के सामने, दुनिया के सामने कुछ और ही दिखाने वाला व्यक्ति कहा गया है। शरारतों से भरा हो सकता है। और यदि बुध स्वयं मूल जन्म पत्रिका के भीतर पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या अस्त हो, तो इसके प्रभाव और अधिक बढ़ सकते हैं। मेष लगन और वृश्चिक लगन के अंदर D30 कुंडली अर्थात तृषांस कुंडली में शुक्र का तृषांस, अर्थात सूर्य यदि तुला राशि में है या वृषभ राशि में, या तृषांस का जो लगन है वो तुला या वृषभ हो, जीवन में अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करना, व्यापारिक प्रवृत्ति रखना, और यदि मंगल भी इसमें बली हो जाए मूल पत्रिका के भीतर, तो कभी कभी आचरण के कारण पुरुष के ऊपर स्त्रियों के दोष लग सकते हैं, और भगवान न करे स्त्रियों के ऊपर किसी पुरुष का दोष लग सकता है। इस कारण से कभी कभी यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। मेष एवं वृश्चिक लगन के भीतर शुक्र का तृषांस, लोलुपता छुपी रहती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति वासनाओं से भरपूर होता है। ये सारी चर्चा हम पराशर ऋषि के ग्रंथ के अनुसार कह रहे हैं, किंतु इसके परिणाम कभी कभी और अधिक सुंदर भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं यदि शुक्र मूल जन्म पत्रिका के भीतर बली हो तो। मेष एवं वृश्चिक लगन के भीतर शनि का तृषांस या सूर्य शनि की राशियों में विद्यमान हो तृषांस कुंडली में, D30 कुंडली में, क्या प्रभाव आता है व्यक्ति के ऊपर? दास भाव रखना, अर्थात सदैव ही अपने आप को ऐसा महसूस करना, प्रतीत करना कि मुझे तो जीवन भर दासताई करनी है, दूसरे के आदेश का पालन नहीं करना है। अपने मान सम्मान को बहुत अधिक न समझना और उसकी रक्षा भी ना कर पाना, एवं अपने आप को न्यूनतम स्तर तक ले जाना, ये शनि के तृषांस के साथ मिला के विचारणीय बिंदु बनेगा। आज के खंड में हमने आप लोगों के साथ आरंभ किया कि किस प्रकार से सम राशि, विषम राशि, पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह और तृषांस कुंडली के द्वारा व्यक्ति के आचरण को, स्वभाव को देखा जाए, और जो मांगलिक दोष है वो केवल मूल जन्मांक के भीतर ही नहीं उपस्थित होता, अपितु तृषांस कुंडली के अंदर भी छुपा हुआ मांगलिक दोष व्यक्ति के सामने देखने को प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत आने वाली चर्चाओं में हम आपके साथ शुक्र और शुक्र से विभिन्न प्रकार के योग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। क्योंकि विवाह के भीतर शुक्र की बहुत अधिक महत्वता रहती है, दिशा, दूरी, विवाह का समय, ये सभी श्रृंखला के भीतर एक एक करके लेके चलेंगे। एवं पुरुष की कुंडली के भीतर विधुर योग और किसी महिला की कुंडली के अंदर वैधव्य योगों की भी इसमें चर्चा हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। पिछले खंड में हमने आप लोगों के साथ एक सप्तमेश का लगन में जाने का प्रभाव बताया था। इस
खंड के अंदर हम सप्तमेश का दूसरे भाव में जाने का प्रभाव आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जो ऋषि पराशर व अन्य कई ग्रंथों के अनुसार कहा गया है। यदि सप्तमेश दूसरे स्थान में हो तो व्यक्ति को साझीदार के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। इसमें पुरुष की कुंडली हो तो महिला के द्वारा और महिला की कुंडली हो तो पुरुष के द्वारा। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी इस प्रकार के योग में द्विविवाह योग भी देखा गया है, अर्थात पहला विवाह कभी कभी ना टिक पाए और दूसरा विवाह या ब्याह करना पड़े उसे। एवं यदि और ज्यादा ये पीड़ित भी हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के भोजन के ऊपर निर्भर रहता है, अर्थात उसके पास स्वयं अपनी अर्जित आय कम हो सकती है, दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकता है और धन की कामना उसे सदैव ही बनी रहती है। सातवें स्थान का स्वामी यदि दूसरे स्थान में द्विस्वभाव राशि में हो, सातवें स्थान का स्वामी यदि दूसरे स्थान में द्विस्वभाव राशि में हो तो कई बार ये द्विविवाह का भी योग है, अर्थात पहला बातचीत कहीं होकर रुक जाए और दूसरी जगह उनके विवाह की बातचीत हो। एक जगह इसके बारे में लिखा है कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना रहे, स्वास्थ्य समस्याएं हो। यदि ये पाप प्रभाव में हो और दशा अंतरदशा भी पाप प्रभाव की चल रही हो तो व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। सप्तम स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में हो तो कई व्यक्तियों से संपर्क देता है और ऐसा व्यक्ति अधिक निद्रा लेने वाला भी होता है, देर तक आलस्यपूर्ण कार्य करने वाला भी होता है। अन्य ग्रंथ कहता है भाग्यशाली भाई इसके होते हैं और विदेश में जाके वो लोग निवास भी करते हैं, अर्थात दूसरे स्थान का स्वामी सातवें स्थान का स्वामी दूसरे में केवल कष्ट ही नहीं देता, कई प्रकार के लाभ भी देता है। इस प्रकार हमने देखा कि दूसरे स्थान का सातवें स्थान का स्वामी यदि दूसरे स्थान में विद्यमान हो तो इसके कई प्रकार के अनुभव देखने को प्राप्त हुए हैं। अगले खंड में हम इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर और नई रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। ये सभी व्याख्यान वैदिक ज्योतिष को आधार बना के आचार्य श्री मिश्र जी की कृपा से एवं विभिन्न ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं एवं समय समय पे विभिन्न आचार्यों के सानिध्य में जो हमने शिक्षा ग्रहण करी उसका भी एक आशीर्वाद है। मेरे परम आचार्य श्री मिश्र एवं श्री जयनारायण जी, उनके द्वारा जो जो समय समय पे मेरे को संकलन मिला वह मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये सभी चर्चाएं केवल ज्ञानवर्धन के लिए एवं ज्योतिष की जानकारियों के लिए हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इसको प्रयोग करते हुए व्यक्ति पूर्णतः सावधानी बरते, किसी भी प्रकार का योग के द्वारा मन में वो कुंठित ना हो और अति अधिक प्रफुल्लित ना हो। इसका हम पहले से ही स्वीकरण डिस्क्लेमरेशन आपके सामने कहते हैं। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया और इसी प्रकार से चैनल की सार्थकता को बनाए रखिए। अपने सुझाव, अपने मत हमें प्रदान कीजिए। संवाद बॉक्स के भीतर हमसे अपने संवाद हमें भेज सकते हैं एवं बेल आइकॉन दबा के नए कार्यक्रमों के लिए अपने आप को सचेत भी रख सकते हैं। चैनल अगर आपकी सार्थकता को पूरा करता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने सुझाव हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए। मेल के माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है।